हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO की वर्तमान में प्रेसिडेंट बनी है जयश्री दास वर्मा। काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो दोस्तों, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी की महिला शाखा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन या FLO बोलते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मौसमी वसु अभी हाल ही में JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी है। सुमन कुमारी के बारे में आप याद रखिएगा कि वो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। और गीता बत्रा के बारे में आप याद रखिएगा कि वह वर्ल्ड बैंक में JEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई थी। जयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 41वीं अध्यक्ष बनी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं और यहां पर आप जयश्री दास वर्मा को देख सकते हैं। फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, यानी आज़ादी से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस शाह और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं शैलेश के पाठक। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिक्की भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे शीर्ष व्यापारिक संगठन है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की वर्तमान में अध्यक्ष बनी है मरियम मेमन मैथ्यू। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं हिमांशु अग्रवाल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं MB राव। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख कौन बने हैं? मुस्तफा सुलेमान। यूपी के नए गृह सचिव कौन बने हैं? दीपक कुमार। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। पश्चिम बंगाल के नए DGP बने हैं संजय मुखर्जी। रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। क्यूबा में भारत के राजदूत बने हैं T आर्मस्ट्रॉन्ग जॉनसन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हाल ही में NIA के महानिदेशक और इसके अलावा NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण नियुक्तियां आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाइए तो आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा पेड कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मार्च माह की ई-बुक लॉन्च कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना भी हुई थी। तो ये दिवस भी आप नोट कर सकते हैं। 2024 में RBI के द्वारा अपनी स्थापना की 90वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है और इसी अवसर पर मुंबई महाराष्ट्र में RBI at 90 एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संबोधित किया है। PM मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 10 साल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है। चलिए बात करते हैं RBI की। तो
आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका लोगो होता है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, यानी 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, फिर इसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई आ गया। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में 33 ऑफिस हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर्स कौन है? एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया हुआ है। तो वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये सभी फैक्ट आप आरबीआई से रिलेटेड नोट कर सकते हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों भारत और नेपाल दोनों मिलकर के संस्कृत के क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, यानी अनुसंधान करेंगे और संस्कृत की एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। तो इसके लिए अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल की कैपिटल काठमांडू में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसी अवसर पर भारत और नेपाल के बीच में ये सहमति बनी है और इस सहमति का उद्देश्य है नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना। संस्कृत के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है, यानी एंशिएंट लैंग्वेज है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा मतलब देवताओं की भाषा भी इसे कहा जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अष्टाध्यायी जो कि एक संस्कृत की व्याकरण बुक है, उसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान में 6 शास्त्रीय भाषाएं बताई गई हैं। इनमें तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में ये कहा गया है कि पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित मत्तूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा ज्ञात गांव है जहां के लोग अभी भी बोलचाल के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। बात आई थी नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला साउथ एशियन देश कौन है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह को चुना गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। तो हॉकी इंडिया के द्वारा ही हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। हार्दिक सिंह सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं और सलीमा टेटे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। दोस्तों हार्दिक सिंह वर्तमान में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं, यानी वाइस कैप्टन हैं। और सलीमा टेटे के बारे में आपको याद रखना है कि 2023 में हांगझो चाइना में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, उसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसका वो पार्ट थी। दोस्तों सलीमा टेटे को 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में
वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है उसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। हॉकी इंडिया के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अशोक कुमार को और इसके साथ ही उन्हें 30 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है PR श्रीजेश को और बेस्ट मिडफील्डर का अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए पुरस्कार दिया गया है अभिषेक को और वर्ष की अपकमिंग खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है दीपिका सोरेन को। इसके अलावा वर्ष के अपकमिंग खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह हुंदल को। बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 दिया गया है हॉकी हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा इराह। तो इराह भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ओपेनहाइमर फिल्म के बारे में आप याद रखिएगा कि अभी जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इराह फिल्म को किसने बनाया है तो बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा इसे बनाया गया है और इसके डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य। दोस्तों इस फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी ने प्रमुख भूमिका अदा की है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा बनाया जाएगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? डेविन, और इसे कॉग्निशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए भारत के द्वारा 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा। IIT और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CEO का नाम क्या है? मिका। भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल न्यूज एंकर कौन है? लिसा, जिसे ओडिशा टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल तिरुअनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर कौन है? आइरिस, और इस टीचर को केरल के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? आंसर हो जाएगा 18 साइटें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में 18 जियो पार्क घोषित किए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या 213 हो गई। दोस्तों जियो पार्क क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये हैं हाल ही में घोषित किए गए जियो पार्क। तो ये पूरी लिस्ट है 18 जियो पार्क की, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कितने जियो पार्क घोषित किए गए हैं, तो 18 जियो पार्क घोषित किए गए हैं। बात आई थी यहाँ पर यूनेस्को की, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यूनेस्को को कब स्थापित किया गया था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं आड्रे आसोले। इसमें सदस्य हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा यानी 2023 में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह यानी मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अप्रैल।
तो अप्रैल माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये मल्टीपल माइलोमा क्या है? तो मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो हमारी जो बोन मैरो होती है, तो बोन मैरो में जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और बहुत ही अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं। तो इसी स्थिति को मल्टीपल माइलोमा बोला जाता है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा मथुरा में। तो दोस्तों अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, तो उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को शुरू किया गया है। बरसाना बायोगैस परियोजना की बात करें या बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी कुल क्षमता है प्रतिदिन 600 टन फीड स्टॉक। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी प्लांट है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो माई युवा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। महामंडल महोत्सव आयोजित कहां किया गया है? राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। सिप्नोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन डीएलएफ टेक पार्क नोएडा में किया गया है। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैंपस का अनावरण अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में सोमालिया के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं। दोस्तों कई हफ्तों से बहस चल रही थी सोमालिया की संसद में और इसके बाद अब संविधान में परिवर्तन किया गया है सोमालिया के। दोस्तों सोमालिया के संविधान में जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद क्या होने वाला है? तो देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। तो ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा इस संशोधन में सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। तो ये कुछ वहां पर बदलाव किए गए हैं। सोमालिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। कैपिटल इसकी मोगादिशु है और राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद, प्रधानमंत्री हैं हमजा आब्दी वर्रे और करेंसी है सोमाली सिलिंग। और दोस्तों सोमालिया के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें जिबूती, इथियोपिया और केन्या जैसे देश हैं। वर्ल्ड मैप में आप सोमालिया की लोकेशन यहां पर देख सकते हैं। ये है इंडिया और ये है सोमालिया। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। तो दोस्तों मियामी ओपन किस खेल से रिलेटेड है? तो यह टेनिस से रिलेटेड है और यह अमेरिका में आयोजित किया जाता है। और मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? इटली से है और इन्होंने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हरा करके मियामी ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। यहां पर आप जैनिक सिनर को देख पा रहे हैं। महिला एकल का खिताब यानी वोमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अमेरिका की डेनियल कोलेंस ने। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनेन और बेथानी माटेक की जोड़ी ने। ये दोनों अमेरिका से रिलेटेड हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मियामी ओपन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कल का पहला क्वेश्चन था, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन के साथ मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने। वसिस्रो डिओमाइफे
किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? सेनेगल के। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मीना चरांदा को। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? जैम। 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? बिहार में। अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कहाँ की जाएगी? मुंद्रा, गुजरात में। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। राजतरंगिणी पुस्तक को किसने लिखा है या किसकी रचना है राजतरंगिणी? तो ये कल्हड़ की रचना है। चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमार गुप्ते ने। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में। तो ये है जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन यानी कॉपर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो मलाजखंड तहसील है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये चिली देश में होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज का क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।